नमस्कार व्यूवर्स। आज और कल की जो घटनाओं में सबसे प्रमुख घटना सुर्खियों में रही वो उत्तर प्रदेश के बलिया से आई है। उत्तर प्रदेश के बलिया के दुर्जनपुर गांव में जो है वो एक पंचायत घर में जो है वो सरकारी दुकान के आवंटन को लेकर जो है लोग इकट्ठा हुए थे और उनमें जो है वहाँ पे सीओ भी थे, एसडीएम भी थे और कुछ और पुलिसकर्मी भी थे। तो उनकी उपस्थिति में जो है वहाँ दुकान का आवंटन हो रहा था। इतने में किसी बात को लेकर जो है वहाँ पे विवाद हुआ और विवाद होने के साथ साथ वो वहाँ फिर लड़ाई झगड़ा और लाठीचार्ज में कन्वर्ट हो गया। और इसमें जो है डब्बू सिंह यानी कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह उसने जो है गोलीबारी कर दी और उस गोलीबारी में जो है एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई। मजाल देखिए कितनी शर्मनाक बात है। एसडीएम उपस्थित हैं, सीओ उपस्थित हैं, पुलिसकर्मी उपस्थित हैं और तिस पे उस बंदे की का ये दुस्साहस की उन सब की उपस्थिति में उसने गोली कांड किया वहाँ पे और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और इस पर भी तिस पर भी देखिए कि वो फरार भी हो गया। वो इतनी पुलिस और सीओ और एसडीएम की उपस्थिति में वो बंदा धीरेन्द्र प्रताप सिंह फरार भी हो गया। पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस एक्टिव क्यों नहीं हुई? पुलिस थी क्यों वहाँ पे? वो बंदा भाग कैसे गया? कहा जाता है कि वो बंदा जो है धीरेन्द्र प्रताप सिंह को जो है वो भाजपा का है, लेकिन भाजपा वाले सिरे से इनकार कर रहे हैं कि वो उसमें उसके पास भाजपा का कोई पद नहीं है, न जिला स्तर पे और ना ही मंडल स्तर पर। हाँ, भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का जो है उसके साथ उसका अच्छे ताल्लुकात थे, उसके साथ उठना बैठना था। इवन सुरेंद्र सिंह खुद उसके पक्ष में सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि एक पक्ष ही क्यों देखा जा रहा है, दोनों पक्षों को देखो। जब विवाद हुआ तो दो पक्ष थे। दूसरा पक्ष ने जो मृतक है उसने जो है जो आरोपी परिवार है उसके परिवार के 6 महिलाओं पर, उसके पिता पर लाठीचार्ज किया, हमला किया। तो उसने तैश में आके गोलीबारी की। वो सुरेंद्र प्रताप सिंह जो है आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को डिफेंड करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। ये तो कहीं का कोई तर्क नहीं हुआ कि टिट फॉर टैट, तुमने ऐसा किया तो हमने गोलीबारी कर दी। इतने पुलिस वालों के, सीओ और एसडीएम की उपस्थिति में, पुलिसकर्मी की उपस्थिति में इतना दुस्साहस देखिए उस बंदे का। वो किसकी शय पे उसने गोलीबारी की? लड़ाई झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था। उस विवाद का जो है हल ये तो नहीं था कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो है वो गोली चला के किसी को मौत के घाट उतार दे। फिलहाल धीरेन्द्र प्रताप सिंह फरार हैं इस समय। योगी सरकार तक जब ये बात गई तो योगी सरकार जो है तत्पर हुई और उन्होंने तुरंत मुस्तैद हुई और उन्होंने तुरंत जो है वो सीओ, एसडीएम और वहाँ पे तैनात सभी पुलिसकर्मियों की तुरंत ही जो है वो सस्पेंशन का ऑर्डर दे दिया। सवाल ये उठता है कि जो है ये कौन तत्व हैं? ये मतलब यूपी पुलिस इतनी ढीली क्यों है, जबकि योगी सरकार ने अपराध मुक्त यूपी का जो है सपना सुजोया हुआ है और इस दिशा में वो बहुत चाक चौबंद और लामबंद भी हैं कि यूपी को एक अपराध मुक्त शहर बनाएंगे। ये तो सपा की सरकार जैसा हाल हो गया है कि दिन दहाड़े गुंडागर्दी। राशन की दुकान के आवंटन के लिए जो है वो लाइन थी, वहाँ पे झगड़ा हुआ इतने पुलिस वालों के सम्मुख जो है, एसडीएम और सीओ के सम्मुख, और वो लोग जो है मूक दर्शक बने, देखते रहे और इतना बड़ा वारदात हो गया। जो भी हो, ये यूपी सरकार में जो है ये वारदात, जैसे बिकरू कांड हो गया, बिकरू के बाद हाथरस हुआ, हाथरस के बाद ये सरेआम गोली कांड जो है योगी सरकार को बदनाम करने के लिए काफ़ी है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल दुर्जनपुर गांव पहुंचा
CB मिश्रा जो है वो कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने ये मांग की योगी सरकार से कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए और परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए। मृतक का नाम जयप्रकाश पाल है, जिन्होंने मौके पे ही जो है उन्होंने दम तोड़ दिया। और जो है जो दूसरा परिवार है, यानी कि जो आरोपी परिवार है, उसके भी उसके 6 घर की 6 महिलाएं और एक उनके पिता जो हैं हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो सुरेंद्र प्रताप यही बात कह रहे हैं कि दोनों तरफ कार्रवाई हो, दोनों की तरफ जो है पुलिस जो है निष्पक्ष होके दोनों पक्षों को देखे और उचित न्याय करे। लेकिन यहाँ पे धीरेन्द्र प्रताप सिंह को डिफेंड करने का कोई औचित्य नहीं होता है। गलती भले ही दोनों पक्ष की हो, लेकिन धीरेन्द्र प्रताप सिंह को गोली चलाने का हक ना तो हमारा कानून देता है और ना कोई नहीं देता है। वो इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं, जब उसके पीछे वो उनकी जो है आपराधिक मानसिकता है। और वो आपराधिक मानसिकता को शय कौन दे रहा था? वहाँ के विधायक ही दे रहे थे, जिसके बल पे जो है उन्होंने इतना बड़ा वहाँ पे कांड कर डाला। तो ये बलिया को लेकर जो है योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की और जो कि उचित भी है। अब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो इसमें मैं अपना जो है विश्लेषण करती और करके अपनी अभिव्यक्ति दे रही हूँ कि योगी सरकार की क्या गलती। ये सरकारी तंत्र है, ये मुलाजिम है, ये क्यों इतने जो है ढील देते हैं, ये क्यों जो है इस प्रकार की ढील दी उन्होंने? क्या वो सुरेंद्र प्रताप सिंह के जो हैं वो दबाव में थे, जो वो मूक दर्शक बन के बैठे रहे? तो ये विचारणीय है। पर योगी सरकार ने अपने त्वरित कार्रवाई करते हुए सस्पेंशन का ऑर्डर दे दिया है। अब आते हैं हम जो है जम्मू कश्मीर में जो है फारूक अब्दुल्ला जो है और आपकी महबूबा मुफ्ती हो गई और जो है और भी बहुत सारे नेता हैं, उमर अब्दुल्ला, ये इनकी जो है लगभग ये रिहाई हुई तो ये भारत जो है कश्मीर में फिर से 370 और 35A की बहाली के लिए मुहिम और आंदोलन और गठबंधित हो रहे हैं। तो इनको जो है इन्होंने एक गुपकार डिक्लेरेशन कर रखा है। ये गुपकार डिक्लेरेशन है। ये गुपकार डिक्लेरेशन जो है एक एजेंडा लेके चल रही है और ये 370 और 35A का एजेंडा ले रही है। गुपकार एक रोड है जो कि जहाँ पे CM और इस तरह की बड़ी पदों पे बैठे लोगों के आवास हैं। तो इनकी यहाँ पे एक बैठक हुई और इसी को जो है गुपकार डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू वाले हिस्से में गुपकार कमेटी का विरोध किया गया, इन गुपकार डिक्लेरेशन का विरोध किया गया और कहा कि जम्मू जो है अब शांत है, इन लोगों से देखा नहीं जा रहा है, ये फिर से जो है यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों, पाकिस्तान को शय देना और इस प्रकार की जो है बाजों को शय देना, अलगाववादियों को शय देना और इन्होंने अपनी बदनीयती अपनी दिखानी शुरू कर दी है। तो उन्होंने जो है महबूबा मुफ्ती के जो है पोस्टर जलाए और विरोध किया और गुपकार जो है डिक्लेरेशन का विरोध किया। अब आते हैं हम बिहार इलेक्शन में। जो बिहार इलेक्शन से पहले हम जो है एक बहुत बड़े बयान पे आते हैं। कुछ दिन पहले जो है असम की सरकार ने कहा कि मदरसे सरकारी खर्चों से अब नहीं चलेंगे। तो उन्होंने इसके लिए उन्होंने सिर्फ मदरसों के लिए नहीं कहा, उन्होंने कोई भी धार्मिक शिक्षा जो है सरकारी खर्चों पे नहीं चलेगी। तो इस पर जो है एक कांग्रेस के उदित राज, जो कि कांग्रेस के भावी अध्यक्ष के रूप में जिनको देखा जा रहा है, उन्होंने कहा कि अगर मदरसे नहीं चलेंगे तो कुंभ मेला क्यों चलता है। कुंभ मेला का 4200 करोड़ रुपए का जो खर्चा होता है वो भी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने मदरसों की तुलना जो है वो कुंभ मेले से कर दी और इसको लेकर जो है सियासत गर्म हो गई। और कुंभ मेला और मदरसे, इनमें कोई तालमेल है
ही नहीं। कुंभ मेला एक सांस्कृतिक आयोजन होता है, एक संस्कृति बेस्ड आयोजन होता है जो और मदरसा जो में और या और जो विद्यालय होते हैं वहाँ पे एजुकेशन दी जाती है। तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम हैं, उनका जो वक्तव्य था वो एजुकेशन को लेके था कि सरकारी खर्च पर धार्मिक एजुकेशन नहीं दी जाएगी और उस पर रोक लगाई जाएगी, और इसको इन लोगों ने अलग मोड़ दे दिया और इस प्रकार से कहा कि कुंभ मेला का भी तो आयोजन सरकारी खर्च पे होता है, तो कुंभ मेला का क्यों होता है। तो इसको इस तरह से प्रमोट किया। तो जो है इस तरह से जब बात रखी तो इसका काफ़ी विरोध हुआ कि क्या कहते हैं, इसमें कोई इसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। कुंभ मेला एक अलग तरह का आयोजन है और मदरसे और जो है और धार्मिक शिक्षा एक अलग विषय है। इसमें कोई तुलना ही नहीं है। तो इस पे जब उदित राज ने ये ट्वीट करके कहा था ये बात कि कुंभ मेला के 4200 करोड़ रुपए का सरकारी खर्च भी नहीं होना चाहिए, जब उन्होंने विरोध देखा तो उन्होंने तुरंत जो है उस ट्वीट को डिलीट कर दिया और उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया कि ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, इसका कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार से कोई लेना देना नहीं है और ये उनका अपना निजी जो है बयान है। मदरसों में कहा जाता है कि आतंक की पढ़ाई की जाती है, जिहादी पढ़ाई होती है, तो इसको लेके जो है हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो है वो आपत्ति उठाई थी कि इस प्रकार से जो है फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गीता, कुरान, बाइबल इन सब की पढ़ाई कहीं भी नहीं होगी, कोई भी धार्मिक शिक्षा सरकारी कार्यों से नहीं होगी। ये तो कुंभ मेले वाली बात हो गई। इसके साथ एक बात और उठी कि भाई कुंभ मेला में अगर 4200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो वो जो है वहाँ पे टूरिज़्म भी डेवलप होता है, जिससे इनकम भी होती है। तो टूरिज़्म से इनकम होती है कुंभ मेला के उसमें, तो एक्सपेंडिचर जो है वो कोई मायने नहीं रखता है, वो सब बैलेंस हो जाता है, इवन लाभ ही होता है। तो इसी प्रकार से कहा गया। तो ऐसे तो हज दशकों से जो है 50 के दशक से ही हज सब्सिडी मिलती थी, है ना। तो क्या कहते हैं, वो भी तो एक प्रकार की सब्सिडी दी जाती थी, वो भी तो एक धार्मिक मकसद से ही खर्चा होता था। तो इस प्रकार की बातें उठी। अब एक चीज़ और हुई कि जम्मू कश्मीर में जो है जोजिला टनल बन रही है। जोजिला टनल का शुभारंभ हो गया है और ये अटल टनल और जो है अटल टनल और जोजिला टनल, इन दोनों टनलों के निर्माण के साथ जो है जम्मू कश्मीर का जो है स्वरूप ही बदल जाएगा। जो जम्मू कश्मीर जो है वो का जो इलाका जो है लद्दाख का इलाका जो है वो 6 महीने खुला रहता था और 6 महीने बाकी दुनिया से कटा रहता था। तो अब जब ये टनल बन जाएगा तो उसके बाद जो है लेह में 12 मासों जो है सामान की सप्लाई होगी, 12 मास कारोबार होगा और 12 मास जो है आवाजाही होगी और वहाँ की ज़िंदगी बदल जाएगी। वहाँ के इस टनल के निर्माण के शुभारंभ से जो है व्यापारी, स्टूडेंट, आम लोग सब लोग लाभान्वित होंगे। सेना बहुत ज़्यादा लाभान्वित होगी, सामरिक महत्व होगा इसका, क्योंकि ये टनल जो है एशिया की एक बहुत सबसे लंबी टनल होगी और अत्याधुनिक टनल होगी। नरेंद्र मोदी ने तो कहा कि ये टनल जो है टेक्नोलॉजिकल मिराकल साबित होगी और ये जो टनल है बहुत ही अत्याधुनिक टनल जो है बनने जा रही है, जिसका शुभारंभ हो चुका है। बिहार के चुनाव पे आते हैं। बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने नामांकन कर लिया है। उन्होंने जो है राघवपुर से प्रत्याशी बनेंगे और जो है बिहार का चुनाव जो है बहुत गर्म है, सॉन्ग्स चल रहे हैं। वो एक गाना आया था हमारे मनोज वाजपेयी जी पे जो है फिल्माया गया था कि मुंबई में काबा, तो उसी तर्ज पर जो है बिहार में ये गाना प्रचलित हो रहा है कि बिहार में काबा, बिहार में ईबा, और नेहा राठौर इस गाने को गा रही हैं और ये बहुत चर्चित हो रहा है। और ये जो है इस प्रकार से, और चुनाव के माहौल में ही कांग्रेस ने अपने एक गाना निकाला है, कांग्रेस ने भी गाना निकाला है
कि जो है, और ये जो गाना है वो डीजे पे है थोड़ा सा, और जो है इस प्रकार से है, बिहार में है ना। और फिर बीजेपी सरकार ने भी अपना एक गाना निकाला है, और ये भी जो है ये जो गाना है इन गानों से जो है बिहार का चुनाव जो है बहुत रोचक और मनोरंजक होता जा रहा है। इसके बाद जो है कांग्रेस की तरफ से जो गाना आया, अरे का किए हो, वोट लिए हो, चोट हमको दिए हो, इस तरह करके एक डीजे सॉन्ग आया हुआ है। क्या किए हो, अरे का किए हो, वोट लिए हो, चोट हमको दिए हो। तो इस तरह से कांग्रेस ने भी काफ़ी, हालांकि कांग्रेस ने पुष्टि नहीं की है, डीजे पे टाइप का गाना है। और बीजेपी का सॉन्ग आया है, बिहार में का बा, अब बिहार जो है बिहार नंबर 1 बनवाई बा। इस तरीके से जो है गानों के ज़रिए जो है चुनाव को जो है रोचक बनाया जा रहा है। और दूसरा एक ये है कि शरद कुमार की बेटी जो है शुभांशी यादव जो है, शरद कुमार यादव की, वो बिहारीगंज से एमएलए का चुनाव लड़ रही हैं। और जो है शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे जो हैं वो जो है लव सिन्हा, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वो कांग्रेस के बांकीपुरा से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। बांकीपुरा जो है वो पटना सेंट्रल सीट है, और यहाँ पे कायस्थ डोमिनेटेड सीट है। और तो यहाँ पे कांग्रेस के यहाँ पे बीजेपी के नितिन नवीन हैं, जो कि पहले से विधायक हैं, बीजेपी से 3 बार विधायक रह चुके हैं, लोकप्रिय हैं। लेकिन जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने लव सिन्हा को लेकर ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है कि वो नितिन नवीन को कड़ी टक्कर देगा, और जो है वो कांग्रेस का कद ऊंचा करेगा। बिहार के चुनाव में 6 जो हैं सीएम के उम्मीदवार हैं। जैसे एनडीए से जो है वो नीतीश भारद्वाज का नाम है, और एलजेपी से जो है चिराग पासवान का। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम स्वीकार किया है। और इसी तरीके से जो है एक प्लूरल्स पार्टी जो नई अभी इस बार आई हैं, उसमें पुष्पम प्रिया चौधरी अपने आप को सीएम डिक्लेयर मतलब सीएम पद की उम्मीदवार रहती हैं। ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा, और एक प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी में पप्पू यादव जो हैं वो सीएम पद के। इस प्रकार सीएम पद के जो हैं बिहार में 6 उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। कुछ हाथरस केस में जो है सीबीआई जांच चल रही है, और सीबीआई जो है वो क्राइम सीन पे गई, उन्होंने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, और पीड़िता के माता और पिता दोनों जो हैं, दोनों की तबीयत ख़राब हो गई। उनका माता का बीपी लो हो गया और पिता का बीपी हाई हो गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, और वहाँ से लौटते हुए उन्हें फिर क्राइम सीन पे ले गया गया। क्राइम सीन पे ही पीड़िता के बड़े भाई को ले जाया गया, और जो है 14 सितंबर को एक्चुअल में क्या हुआ था ये जानने की कोशिश की गई। पीड़िता और आरोपी परिवारों के बयान लिए गए, और टेक्निकल सबूत जैसे फ़ोन इत्यादि की लोकेशन और फ़ोन से जो सबूत मिल सकते थे वो सब लिया गया। और जो है दूसरा जो है हाथरस कांड को जो है दंगे वाले एंगल से देखने पे जो है पीएफआई के 4 सदस्य जो कि मथुरा जेल में बंद हैं, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है, और उनसे ये पता लगाया जा रहा है कि वाकई फंडिंग कितनी हुई और भी कि नहीं हुई।
इसी तरह से एक और घटना जो है 3 नाबालिग लड़कियों पे तेजाब फेंकने की घटना आई यूपी के गोंडा से ही। वो अनुसूचित जाति की ये 3 लड़कियां थी और वो अपने कमरे में थीं और कोई छत से ऊपर बाहर से छत में आया, छत से कमरे में प्रवेश किया और उसने तीनों बालिकाएं जो कि सो रही थी उन पे एसिड डाला। जब परिवार वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें किसी पे शक नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि कोई किसी पे बेवजह एसिड नहीं डालता। कुछ ना कुछ पारिवारिक रंजिश या लड़कियों से कुछ ना कुछ रंजिश रही होगी। सबसे बड़ी लड़की 17 साल की आयु की है। तो इसमें किसी घर वालों का भी हाथ हो सकता है, जानने वालों का जिनसे उनकी रंजिश हो। तो ये तो आज जो प्रमुखतया जो हैं छाई रही खबर कल और आज के दिन में वो आपके सम्मुख रखा। एक बार फिर से आप लोगों से करबद्ध अनुरोध है, अगर आपको मेरी प्रस्तुति आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा उत्साह वर्धन कीजिए।